नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में जहां तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल हैं, वहीं हुकूमत की मुसलसल ये कोशिश भी रही है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया जाए, और इसी सिलसिले में हुकूमत ने मुताद्दिद कवानीन भी बनाए हैं और इक़दामात भी किए हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली गई, वैसे वैसे नशावर चीज़ों का इस्तेमाल और उसकी ट्रैफिकिंग में भी इजाफा हुआ है। नशे के मामले में हुकूमत ने जहां कई कवानीन बनाए, उसके अंदर एक सबसे अहम कानून है 1985 में बनाया गया NDPS एक्ट। क्या है ये कानून, इसको भी समझेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल के समाज पर क्या कुछ बुरे असरात पड़ रहे हैं इसको भी जानेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि आप तक इस बात को भी पहुंचाया जाए कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो नशा कर रहा है तो उसको किस तरह नशे से निजात दिलाई जा सकती है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार साहब, जो SPYM के डायरेक्टर हैं और हेल्थ के उमूर पर बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। समाज पर इसके असरात को देखते हुए इस कानून को आप समाज में इस बुराई को दूर करने की दिशा में कितना अहम इस कानून को आप मानते हैं, और क्या स्थिति है, क्योंकि आपका एक न सिर्फ भारत के ताल्लुक से, आपका तो एक इंटरनेशनली ग्लोबल आपका एक तजुर्बा है, वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक पहुँचे। थैंक यू। कानून अपनी जगह है, और कानून बनने से ऐसा नहीं होता कि वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कानून इसलिए किया जाता है कि अगर लोग एक बाउंड्री को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसको देखने वाला है, और कोई ना कोई उनको बताने वाला है ये सही है या क्या गलत है। जो नशे की समस्या है इस देश में, ये एक दिन का नहीं है, ये हज़ारों साल से है। पहले वो टॉलरेंट था, पहले वो थोड़ा एक ऐसा ग्रुप था जो संन्यास ले लेता था, वो अगर नशा करता था, या विरक्ति भाव में अगर कोई चला गया वो नशा, तो समाज उसको एक्सेप्ट भी किए हुए था और टॉलरेट भी किए हुए था। पर धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगा, और बढ़ने की स्थिति ऐसी आ गई कि अब उसके कारण दुनिया में हम लोगों को परेशान करने लगे। जैसे मैं अगर दारू पी रहा हूँ और मैं दारू पी के अगर गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी चलाते समय कोई मतलब आहत हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं कानून आ जाता है कि साहब आप दारू पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो कानून का अपना स्पेस है, मगर कानून से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब लोग कंज्यूम करेंगे, जब लोग डिमांड करेंगे, जब उसका सेवन शुरू करेंगे, तो सप्लायर कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि फ्री में तो कोई देता नहीं है जी। और सप्लायर अपना तरीका ढूंढता है, अपना रास्ता ढूंढता है, और उसके लिए फिर कानून उसको रोकने का प्रयास करता है कि साहब आप ऐसे ऐसे सप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे इस कानून का ताल्लुक है, आज के इस मौजू का ताल्लुक आप सबसे है। तो राजेश जी, क्या इसको जब हम बात करते हैं नशे की या इस एक्ट की जब बात करते हैं, तो क्या सिर्फ हम इसमें सेलिब्रिटीज़ और मालदार लोगों को ही देखते हैं, या इसके अंदर हर तबका और हर वर्ग का और हर एज का आदमी? ये जानने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा जात, धर्म और वर्ग ऐसा नहीं है जहाँ पे नशे की समस्या नहीं है। कहीं पे रिफाइंड नशा है, कहीं पे क्रूड नशा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पैसे वाले हैं हो सकता है वो जो फॉरेन मेड लिकर है वो पीते होंगे, और जो रिक्शा वाला है हो सकता है वो कंट्री मेड लिकर पीता होगा। फ़र्क यही है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। समस्या ये है कि अमूमन लोग नशा इसलिए शुरू करते हैं कि उनको लगता है कि इससे, मैं यंग लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, कि इसलिए वो शुरू करते हैं कि इससे हम एक दोस्ती हमारी प्रगाढ़ होगी, एक मुद्दे पे आके हम लोग बात कर रहे हैं, उसके साथ कुछ होना चाहिए, और वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी में फॉर्म कर लेता है। और जब एक बार वो डिपेंडेंट हो जाता है, तब उसके लिए और कोई उसको उपाय नहीं लगता है कि हम उसे कैसे बाहर निकले। और इसमें कोई वर्ग, मैंने कहा ना, कोई वर्ग नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में बहुत पैसे वाले बच्चे भी आते हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग भी हैं, और बहुत गरीब घर के भी बच्चे हैं जिनके पास अपने बच्चों से मिलने के लिए आने जाने का किराया तक नहीं है। तो हर वर्ग, हर तबका, हर जात, हर धर्म के लोग हैं, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, ये पूरे दुनिया की स्थिति ऐसी है। सर, आपने कहा कि फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, वहाँ बातचीत के साथ साथ शुरुआत होती है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इस वक्त नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी ये जान सकें कि आखिर इसका जो पहला स्टेप होता है, इसकी जो शुरुआत होती है, वो कहाँ होती है जहाँ सबसे पहले बच्चों को रोका जा सके।
नहीं, इसमें दो, मैं बच्चों के रोकने की बात अलग होगी, और जो बड़े सी एक कॉन्सेप्ट है एडल्ट का। एडल्ट का मतलब है कि वो समझता है, सोचता है, उसको पता है क्या चीज़, इसका सही क्या है, गलत क्या। और बच्चों का अप्रोच अलग होगा। तो जो एडल्ट हैं वो हमेशा इसलिए उनको एक लगता है कि चलो इस पे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत प्लेजर मिलेगा, थोड़ा बहुत गपशप करेंगे, पर बच्चों के साथ अलग है। बच्चे हर हमेशा लोगों के दबाव में आके, लोग मीन्स उसे अपने फ्रेंड सर्कल के दबाव में आके लेते हैं। हमारा एक ट्रीटमेंट सेंटर है और उससे जो हमने डेटा निकाला था, लगभग 86% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने दोस्तों के बात को ना नहीं कहा, कि दोस्तों ने कहा एक बार ले लो नहीं तो दोस्ती हमारी ख़त्म हो जाएगी। और उसको ये नहीं मालूम था कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ कि मुझे क्राइम करना पड़ेगा, मुझे लूटना पड़ेगा, मुझे छीनना पड़ेगा। हमारे जो ट्रीटमेंट सेंटर है, जो SPOM का ये किंग्स वे कैंप एक ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ वो सारे बच्चे हैं जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के माध्यम से रेफ़र होके, जब पुलिस किसी बच्चे को पकड़ती है जो ड्रग एंड क्राइम में है, उनको बोर्ड के सामने में पेश किया जाता है और वहाँ से वो बच्चे हमारे पास आते हैं। 100% बच्चों ने कहा हमें सर नहीं पता था कि ये मेरा हालत ये हो जाएगा। राजेश जी, क्या आपको भी लगता है कि लोगों को नहीं डरना चाहिए इस मामले में इलाज के लिए, कि अगर हम इलाज के लिए जाएं तो कहीं फंस ना जाएं? ऐसा तो कुछ नहीं है। दुनिया में अधिकतर जो देश हैं वहाँ पे जो ड्रग का कानून बना, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा। और अमेरिका ने पिछले 30-35 सालों में सारी दुनिया को बताया कि क्या कानून बनना चाहिए, क्या कानून नहीं बनना चाहिए। अब उन्होंने अपने यहाँ ही कानून बदलना शुरू किया। जैसे 1985 जब 15 नवंबर को जब ये एक्ट अपने इसमें आया, इम्प्लीमेंट हुआ, नोटिफाई हुआ, उसके पहले इंडिया में मारिजुआना मीन्स जिसको गांजा बोलते हैं वो लीगली अलाउड था, और अफीम भी लीगली अलाउड था। और उसका अपना बाज़ाब्ता टेंडर होता था, जैसे जैसे अल्कोहल का होता है वैसे उसका टेंडर होता था, लोग खरीदते थे, बेचते थे। अब अमेरिका जैसे देशों ने क्या किया, वो रियलाइज़ किए कि ये लूजिंग बैटल है। लूजिंग बैटल का मतलब है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने, विशेषता एक कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल, नीदरलैंड, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग अमेरिका, इन सब ने इसको क्या शुरू किया है, उन्होंने इसको डिक्रिमिनलाइज करना शुरू किया। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लीगलाइजेशन एंड डिक्रिमिनलाइजेशन। लीगलाइजेशन का मतलब है कि सब हम आपको अलाउ करते हैं कि आपको जितना खरीदना है, बेचना है, जैसे अल्कोहल के बारे में है। बट इन्होंने इसको डिक्रिमिनलाइज करना शुरू किया। डिक्रिमिनलाइज करने का मतलब है कि जो यूज़र है हम उसको जेल नहीं भेजेंगे। हमारी संस्था SPOM, हम लोग तिहाड़ जेल में काम करते हैं। जेल नंबर जो 5 है वो 18 साल से लेके 21 साल के यंग बच्चों का है, और उसको बच्चा जेल ही भी बोलते हैं। उसमें अधिकतर 60 से 70% जो बच्चे हैं वो ड्रग रिलेटेड केस के कारण अंदर हैं। तो अगर आपने एक बार उनको अंदर कर दिया और वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर वो जेल में रह गए, तो आप देखिए वो बच्चा तो गया जीवन भर के लिए। उसके माँ बाप का सोचिए, उसके माँ बाप के अलावा उसके घर में शादी नहीं हो पाएगी, उसके फैमिली का जो रिश्ता है वो सारा टूट गया। तो अमेरिका ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जो बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको कहते हैं ड्रग कोर्ट। ड्रग कोर्ट में, इंडिया का ड्रग कोर्ट सिर्फ NDPS के सप्लाई रिलेटेड इश्यूज को, अरेस्ट रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करता, वहाँ नहीं है। वहाँ जो पेटी क्राइम है, मान लीजिए किसी का पर्स चोरी कर लिया, तो उस ड्रग कोर्ट में उसको भेजा जाता है और उसके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है जी, आप अपना इलाज करवाना चाहते हो, हाँ या ना। अगर करवाना चाहते हो तो ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट सेंटर है, आप यहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर डूज एंड डोंट्स उसमें बना हुआ है। और अगला रिफ्यूज़ करता नहीं, सब मैं अपना इलाज नहीं करवाना चाहता, तो उसके लिए फिर जेल का प्रोविज़न है। तो दुनिया में मंथन के बाद ये एक अंडरस्टैंडिंग पे लोग पहुँच रहे हैं कि सप्लाई को अगर घटाना है, इसमें से प्रॉफिट को निकालना है, तो जो यूज़र हैं उनको आप पनिश नहीं कीजिए, उनको आप ट्रीटमेंट में लेकर आइए, क्योंकि वो कमाऊ पूत है अपने परिवार का। मतलब अगर वो मान लीजिए वो एडल्ट है जी, तो वो भी तो कमा रहा है, और अपने, तो अब जब अर्निंग हैंड परिवार का निकल गया तो फिर वो परिवार कैसे चलेगा? एक बड़ा मसला ये आ जाता है कि एक तो वो अर्निंग हैंड निकल गया, उसके बाद उसके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसको इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम किसी के ऊपर कोई स्टिग्मा ऐसा ना लगाएं कि वो ठीक होने के बावजूद वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। राजेश सर, जब भी हम अक्सर रोज़ाना निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं। उस सिचुएशन में कोई इंसान क्या करे कि खुदा ना करे उसके परिवार में या उसके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, कहीं भी निकलते हुए अगर उसे कोई नज़र आता है, चाहे वो अडल्ट हो या बच्चा हो,
कि वो नशा कर रहा है, तो पहली उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वो क्या करे? जनरली लोग इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे परिवार में कोई नशा ले रहा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई उस पर इंटरफेयर करे। कारण ये है कि स्टिग्मा के साथ ये जुड़ा हुआ है। जी। मैं गौरव जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ। NDPS एक्ट में सेक्शन 64A है, वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि जब कोई आदमी अरेस्ट होता है और वो कंज्यूमर भी है और उसके पास लार्ज क्वांटिटी नहीं पाया गया, तो ऑनरेबल कोर्ट को उसको पूछना है, उसको ऑप्शन देना है क्या तुम अपना इलाज करवाना चाहते हो, और अगर वो हाँ कहता है तो उसको ट्रीटमेंट सेंटर रेफर करना चाहिए। और हाल में अभी दिल्ली के एक कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में बड़ा क्लियरली कहा गया, उन्होंने एक नया टर्म यूज़ किया जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है न्यू एडल्ट। न्यू एडल्ट का मतलब है जो 18 साल का हो गया, तो अब जुवेनाइल एक्ट से वो बाहर हो गया मगर अभी वो शातिर नहीं हुआ, मैच्योरिटी के लिए। हाँ, मतलब मैच्योर तो हो गया है, बट उधर हाँ, उसको उधर भी नहीं मान सकते हाँ, तरीके से। तो उसको फिर हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में उन्होंने उसको फिर एज पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में उसको भेजा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और कोर्ट में प्रोडक्शन के बाद उसको जरूर एक ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको ऑप्शन, जेल का क्या मतलब है? सुधार। आप जेल इसलिए नहीं भेजते हैं ना कि सिर्फ उसको पनिश कर रहे हैं। द होल आइडिया है कि 3 साल 4 साल 2 साल 6 महीने जब भी जितना दिन के लिए कि वहां पे वो सुधर के बाहर निकले और समाज के लिए अपने परिवार के लिए एक प्रोडक्टिव मेंबर बने। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको, जो आप बता रहे थे ना कि किसी को पता चले तो क्या, तो हर हमेशा प्लीड करना चाहिए कि NDPS एक्ट के सेक्शन 64 में एक प्रोविज़न है। अधिकतर जजेस को वो प्रोविज़न के बारे में शायद ज्ञान नहीं होता या उसमें अप्लाई नहीं कर पाते होंगे, उसमें कुछ और ध्यान में रहता होगा, क्योंकि ना जैसे जैसे वकील उसके लिए प्लीड करते हैं तो वैसी चीज़ें हो जाती हैं। मगर ये इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है अगर ये एक वीडियो वाला ऑप्शन आता है तो ये एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में काम करेगा। ट्रू। तो और दूसरा हमें क्या करना चाहिए, एक चीज़ जान लीजिएगा कि अलग अलग स्टेट के यूज़र्स होते हैं। एक होता है जो बिगनर होता है, जिसने शुरू किया जी, उसको बहुत ज़्यादा हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसको कुछ काउंसलिंग और कुछ आउटडोर ट्रीटमेंट में उसका इलाज हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अब उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। 3 शब्द है जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, यूज़, हार्मफुल यूज़ एंड डिपेंडेंसी। तो यूज़ में जैसे चाय कॉफ़ी अधिकतर लोग यूज़ कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति है जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ पीता ही रहता है, जब भी उसको मौका मिलता है पीता है, और हार्ड पीता है और लिकर पीता है। तो सेम वे अगर वो हार्मफुल यूज़ में आ गया है तब शायद उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और जो तीसरा स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी, अब उसकी फॉर्म हो गई, अब वो मतलब एडिक्ट हो गया, उसके लिए तो शायद दोनों तरह का ट्रीटमेंट, इंडोर ट्रीटमेंट की भी शायद ज़रूरत पड़े, रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़े, और लॉन्ग टर्म में एक नया ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट आया है कि आपने 3 बार 4 बार अपना इलाज करवा लिया मगर इस इलाज के बाद भी वो व्यक्ति रिलैप्स कर रहा है जी। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। एंड ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है, और इसको दुनिया मतलब ग्लोबली UN के लेवल पे लेके दुनिया के हर अच्छे मतलब सब देश अच्छा है, मगर जो देश साइंस पे विश्वास करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम की ज़रूरत है, वहाँ पे OST प्रोग्राम आया है और इंडिया में भी आया है, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये 3-4 तरीका है जिससे हम उनको इलाज के लिए प्रेरित कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसको हमें यहीं मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि जो भी इस कानून से मुताल्लिक और जो भी अहम मालूमात आज हमने यहाँ डिस्कस किए वो आप तक पहुँचाने में हमने कामयाबी हासिल की होगी। हमारे आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर इसी कानून से मुताल्लिक बातचीत करेंगे और समाज पर पड़ने वाले असरात पर, और इसके अंदर किस तरह से जो स्टेप्स हैं किसी भी इंसान को ठीक करने के, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम अपने मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया।